आज का जो विषय है इंडियन इंडिजिनस इकोनॉमिक्स, जिसकी एक तरह से अच्छी शुरुआत शुरू के प्लेनरी सेशन में हो गई थी, बिकॉज एटलीस्ट इन द एकेडमिक parlance whenever we think of talking about economics, only two models are studied and presented, that is capitalism and communism. We all know that with the advent of industrialization around 1770s, there was also advent of big businesses and the beginning of capitalism. And capitalism was known for crushing the consumers as well as workers and generating huge wealth in the hands of few people. जिसका उत्तर देने फिर मार्क्सवाद आ गया और मार्क्सवाद के सभी स्टेप्स के रूप में सोशलिज्म एंड देन मार्क्सिज्म. नेक्स्ट सो वी ऑल नो कि मार्क्सवाद ने शोषण मुक्त समाज ऐसा एक सभी को आकर्षक ऐसा रूप दिया और पहले रशिया में और बाद में अन्य कई देशों में इसका स्वीकार भी हुआ. और शोषण मुक्ति के साथ साथ धर्म और परंपराओं को नष्ट करना और जो लिखा नहीं था लेकिन एक्चुअली जो हुआ वो मानवीय मूल्यों को भी कुचलना, ये सभी को ध्यान में आया और एक तरह से हुकुमशाही, हत्या, इनका मार्क्सवाद प्रतीक बन गया और आखिरकार गरीबी भी आई. जिन्होंने जो कहा था वो ग्रोथ भी नहीं हुई. एंड दिस इज रिकॉर्डेड दैट मोर देन 10 करोड़ पीपल आर किल्ड इन द मार्क्सिस्ट कंट्रीज वर्ल्ड ओवर. (1990) में एक तरह से चेंज हो गया बिकॉज कम्युनिज्म कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर विद इन 2-3 years. चाइना में सिर्फ फ्लैग रह गया, बाकी सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया. बट एवरीथिंग वाज नॉट वेल इवन इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज. एक्चुअली कैपिटलिज्म अंदर से बिकेम कंज्यूमरिज्म, जो अनिर्बंध उपभोग के ऊपर था. और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें 9/11 पे जब यूएस अटैक हुआ तब देखने को मिलता है, क्योंकि 9/11 के अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने जब एड्रेस किया लोगों को, तो बुश तब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग द पीपल टू सैक्रिफाइस, ही आस्क्ड द पीपल टू गो ऑन वेकेशन एंड गो फॉर शॉपिंग. बिकॉज पूरी इकोनॉमी जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग के आधार पर निर्भर थी और फिर एक बार विषमता और अन्य मुद्दे जो पहले से थे वो बढ़ गए और पूरे विश्व में आज वो दिख रहा है. तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि दिस कैपिटलिज्म इन थियोरी इज मार्केट इकोनॉमी, बट इट मूव टू मार्केट सोसाइटी एंड अल्टीमेटली टू मार्केट फैमिली. सो होल सोसाइटी बिकेम प्रॉफिट ड्रिवन. Ultimately, families also became profit driven. So these are all interesting quotes by various capitalist countries themselves, that in US more than 50% of children born today are out of wedlock. Similar situation is there in the Europe. ये एक चार्ट देखने लायक जैसा है कि which shows divorces to marriages. The ratios long back touched 50% and now it has become somewhat stagnant because number of marriages themselves are now going down. But in general we know that the family system is completely collapsed. बहुत सारा data है, but we'll go ahead fast. So here you can see chart in the US which talks about average number of people per household, and the largest 34% is today one person families, and next largest 27% is 2-person families. So at max एक, और अगर पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं तो 2,
इस तरह की एक डिस्ट्रॉयड फैमिली सिस्टम आज कैपिटलिज्म का एक रूप बन गई है। और हमें दिखता है कि क्राइम, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सारों की मात्रा आज कैपिटलिस्ट कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो एक तरह से बिकॉज इंडिया इज मेनी टाइम्स attacked for increasing rapes, just the statistic, because in India it's less than 2, whereas in US it's more than 30. The other impact was on destruction of next. ये सभी को पता है, लेकिन ये एक चार्ट हम देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है that is very very high for US. It is also high for China and the European countries. So the way capitalist countries are living, ऐसे अगर रहेंगे तो पूरा विश्व नष्ट होने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना है तो सेविंग रेट्स भी हम जानते हैं कि which were around 10 to 12 have now crushed to almost 0% in US and Europe. बाद में मैं शेयर करूंगा तब आप देख सकते हैं, अभी तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ डेट हैज बीन वेरी हाई, बोथ द गवर्नमेंट डेट एज वेल एज हाउस होल्ड डेट इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज। मैंने स्किप किया, लेकिन एलन ग्रीनस्पैन जो 17 साल तक यूएस फेडरल रिजर्व के चीफ रहे, ही वॉज नोन एज गॉड ऑफ मनी because he told politicians not to worry, आपको जितना खर्चा करना है करते रहो, I will create money। और लोगों को बोला आपको जितना खर्चा है करते रहो, you can get unlimited amount of loans। So in a way, as a policy, this spending was promoted in the US and in other capitalist countries। तो हम जानते हैं कि भारत में सेविंग रेट्स तकरीबन 30% है, एंड दैट इज द फर्स्ट यूनिक फीचर ऑफ इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल। एंड द सेविंग्स व्हिच वी हैव आर कॉल्ड एज डायनेस्टिक सेविंग्स। वो हमारे कल्चर से आता है, इंटरेस्ट रेट या कोई इकोनॉमिक रीजन से नहीं आता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे जो मिला है उससे ज्यादा मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना चाहिए। सो दिस इज अ कल्चरल फैक्टर व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द एज अ इकोनॉमिक फैक्टर। Now, based on this Bharatiya culture or Sanskriti, we have got some strong points of Bharatiya economy. I would like to state. हम सभी जानते हैं कि भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिल रहा है। We have larger youth population in next 20-25 years. That mainly happens because of this type of chart. This is in Thailand. कि और ये कॉमन सेंस है, जब व्यक्ति छोटा होता है तो इनकम कम होती है बट एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अर्निंग एज, से 25 to 55 अर्निंग्स आर हाई, एक्सपेंडिचर इज लो, एंड इन द ओल्ड एज एक्सपेंडिचर इज हाई, अर्निंग ऑलमोस्ट कम्स डाउन। सो एनी सोसाइटी जिसके पास ज्यादा परसेंटेज ये बीच के पॉपुलेशन का हो, दे आर गेनर्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट चार्ट देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस डज नॉट हैपन इन यूएस। यूएस में आप देखिए कंजम्पशन कभी भी कम नहीं हो रहा है। एट 50, 55, 60, 65, इवन एट 80 द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप। तो जितना मैंने कमाया है वो मैक्सिमम मुझे इसी जन्म में अभी के अभी, सो कॉल्ड, आई वोंट इवन कॉल इट एंजॉयमेंट, मुझे स्पेंड करना है। ये मानसिकता से डेमोग्राफिक डिविडेंड आल्सो विल नॉट हेल्प। बट इन भारत होपफुली इट विल हेल्प, बिकॉज ये मानसिकता धीरे धीरे हमारी भी बन रही है, लेकिन उतनी बनी नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स मैंने लिस्ट किए हैं, वो अभी सभी बोलने का समय नहीं होगा, बट दीज आर ऑल द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर इकोनॉमी, फ्रॉम सोशल कैपिटल टू इंटीग्रल अप्रोच टू डाइवर्सिटी टू आवर लैंग्वेज स्किल्स एंड सो ऑन। ये सारा जो है वो हमारे संस्कृति से मुख्यतः आया है। इसलिए एक संस्कृति के रूप में हमारी देवी माता का रूप रखा है। सेविंग माइंडसेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये दो चार्ट और हम देखेंगे सिर्फ। एक है चार्ट गोल्ड का।
that this is also one of the unique features of भारतीय economy that हमारे families gold में invest करते हैं, whereas in Western world it was always told that gold is a unproductive asset जो economic के book में लिखा होता है, but now there is a sort of relook after 2008 recession that our Indian family is doing well. वो well है कि bad है वो पता नहीं, लेकिन you can see the very high, this is actual percentage of gold, they call it consumed, we call it invested. वो भी एक दृष्टिकोण का फर्क है. उनके हिसाब से आप पेट्रोल जलाओ और गोल्ड खरीदो, दोनों एक ही है, जबकि गोल्ड अगले जनरेशंस तक फैमिली में रहने वाला है. अगर आप पेट्रोल में या फॉरेन टूर में वही पैसा खर्च करोगे तो वो तभी के तभी नष्ट होने वाला है. तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है. ऑफ कोर्स ये हिडन स्ट्रेंथ है, जब तक कि गोल्ड आरबीआई के पास नहीं आएगा इसका यूज नहीं है, इसीलिए शायद वो गोल्ड बॉन्ड की स्कीम है. लेकिन एक जरूर है कि एटलीस्ट गोल्ड हमारे पास है, हमारे फैमिलीज के पास. विश्व के अन्य देशों के पास आज गोल्ड है भी नहीं और गोल्ड इंपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड का स्टॉक ओवरऑल भी कम है. ये और एक स्ट्रेंथ है भारतीय इकोनॉमी की, रेमिटेंसेस. और यू कैन सी दिस इज द एक्चुअल टॉप 5 कंट्रीज. Though the data is old, same thing trend continues. We get close to 70 billion USD of remittances. They also come out of our culture. पहले तो सेविंग माइंडसेट है और अपने देश में पैसा भेजने की कोई इच्छा है. And more interestingly, this does not happen with more educated people. Actually, maximum remittances come from less educated people who go abroad. ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये अगर रेमिटेंस नहीं आते तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था इसके पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी होती. तो ये भी एक हमारे अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ है. और ये एक मुद्दा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्चुअली वी शुड हैव स्टडीड इट बट वी हैव नॉट स्टडीड इट मच. बट पोस्ट 2000 देयर वाज अ मेजर स्टडी वाज एंगस मेडिसन वेयर ही हैज कम आउट विद अ लास्ट 2000 years इकोनॉमिक हिस्ट्री. इसके पहले भी पॉल बायरफ का भी स्टडी था और भारतीय हमारे अन्य ग्रंथों में भी दिखता है कि भारत कितना समृद्ध था. लेकिन डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर देखें इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फिगर्स तो वी कैन सी व्हेन वी आर ऑन आवर ओन अप टिल 1000 वी हैड अ शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 130%, मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. 1000 के बाद जैसा भारत के कुछ हिस्से पारतंत्र में गए, हमारा शेयर थोड़ा कम हो गया एंड इट केम डाउन टू 22% इन 1600. 1600 के बाद भारत का बहुत सारा हिस्सा फिर एक बार फ्री हो गया था और ये यहाँ भी दिखने को मिलता है. अगेन आवर शेयर इंक्रीज टू 24%. ऑफ कोर्स आफ्टर ब्रिटिश केम आवर शेयर वेंट डाउन लाइक एनीथिंग. जिस देश को गरीबी मालूम ही नहीं थी वो देश गरीब बन गया और अभी हम देख सकते हैं कि हमारा शेयर केवल 3% तक नीचे आ गया है. वैसे ही हालत कुछ चाइना की है एंड वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस हैव ग्रोन ओनली इन लास्ट 200 years. ये थोड़ा हमने गौर से देखने की और लोगों की भी बताने की इसलिए जरूरत है कि कई बार भारत की गरीबी और समृद्ध न होने के आज की स्थिति को हमारे संस्कृति के ऊपर ब्लेम किया जाता है. तो डेटा बहुत क्लियरली बताता है कि नॉट ओनली दैट वी वेर प्रॉस्परस, वी वेर सस्टेनेबली प्रॉस्परस. क्योंकि आज के सत्र का एक टाइटल सस्टेनेबिलिटी भी है. वी कैन वेरी क्लियरली सी सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी ऑफ almost 1500 years, actually of thousands of years, but ये डेटा में 1500 years, whereas for Europe it's only 150 years. They depend on flows from outside. और पिछले 50-60 साल वही अवस्था यूएस की है. They are rich, very very rich rather, but they depend on outside cash flows. जैसे ही उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन अदर कंट्रीज कम हो रहा है, उनकी वेल्थ भी लास्ट 8-10 सालों में धीरे धीरे कम हो रही है. सो दिस इज अनदर प्रूफ. सो हमारा जो शुरू का मुद्दा था कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, क्या तीसरा कोई इकोनॉमिक थिंकिंग भी है? तो थिंकिंग एकेडमिक्स ने माना नहीं है, मॉडर्न एकेडमिक्स ने, लेकिन डेटा क्लियरली बताता है कि भारत में केवल थिंकिंग ही नहीं, हमारे अर्थव्यवस्था उसी आधार पर चल रही है. पहले तो बहुत अच्छे चल रही थी और मुझे लगता है कि ये जो मूलभूत भारतीय चिंतन है उसका बहुत अधिक अध्ययन होना, लोगों के सामने रखना
बाद में उसमें दीनदयाल जी के और बहुत सारे मेरे बात के और वक्ता है वो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ये आने की आवश्यकता है। आप आगे जाइए, एकदम लास्ट का दिखाएंगे। मैं जस्ट रेफरेंसेस बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक बैक एक स्लाइड। प्रोफेसर कनक सभापति जी यहाँ उपस्थित है, उनका एक बहुत अच्छा पुस्तक